नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बटेंगे और कटेंगे की राजनीति पर। बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जातियों को लामबंद करने की रणनीति के तहत बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया था, जिसका असर रिजल्ट में देखने को मिला। क्या अब इसी तर्ज पर बीजेपी यूपी में खेला करेगी या सपा बीजेपी के इस खेल में खलल डालेगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके साथ ही 23 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी दल सपा कांग्रेस तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन अब यहां सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की तैयारी बटेंगे तो कटेंगे के आधार पर हो रही है? यदि हां, तो क्या सपा बीजेपी के इस खेले में खलल डालेगी? अगर खलल डालती है तो कैसे? जानेंगे सभी सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं खेला और खलल। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 9 विधानसभा जो सीटें हैं वो कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मझमा, अंबेडकर नगर की कटिहारी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदर की और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। अब इन 9 विधानसभा सीटों में 2022 के चुनाव में 4 सीटों पर सपा, 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और 1 सीट पर निषाद पार्टी ने जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय लोकदल 2022 में सपा के साथ थी, लेकिन अब बीजेपी के साथ है। ऐसे में कुछ समीकरण बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। अब साथ ही साथ कुछ हद तक बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही जातियों को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मिले बूस्टर डोज का बीजेपी फायदा जरूर उठाएगी। इसके साथ ही बीजेपी भी हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा आगे ही रहती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे के नारे से पार्टी को बूस्टर मिल सकता है, क्योंकि इसका फायदा बीजेपी को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जातियों को लामबंद करने की रणनीति के तहत बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया था, जिसका असर भी देखने को मिला। इस नारे का असर था कि बीजेपी जाट वोट के अलावा दलित और यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी कर पाई। वहीं यूपी उपचुनाव में हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद के फार्मूले पर परीक्षण भी करेगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अश्वनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, डॉक्टर आलोक सोती जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अश्वनी शाही जी। बटेंगे तो कटेंगे, ये फार्मूला आपका हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का जबरदस्त फार्मूला साबित हुआ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में। यूपी विधानसभा सीटों के उपचुनाव अब घोषित हो चुके हैं। 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। क्या यह फार्मूला फिर अश्वनी शाही जी दोहराया जाएगा या फिर इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा? क्या कुछ हो सकता है? बहराइच में वैसे ही अभी किस तरह के हालात बने हैं आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस फार्मूले के तहत हो सकता है ध्रुवीकरण हो जाए। अश्वनी शाही जी।
जी देवेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? जी। देवेंद्र जी देखिए, माननीय योगी जी ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, एकदम शब्दशः सही बोला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बटोगे तो दूसरों के घर में महफिल सजेगी, उन्होंने भी शब्दशः सब सही बोला। श्रद्धेय आरएसएस प्रमुख ने भी यही बोला, एकता में ही बल है, बटने के बाद जो है आपका वो सम्मान नहीं है। जिस तरीके से एकजुटता बांग्लादेश में दिखाई मुट्ठी भर हिंदुओं ने, दूसरे लोगों की औकात याद दिला दिया उस एकता ने। किसी ने कोई हिंसा नहीं की, सिर्फ एकजुटता दिखाई। तो ये संदेश ये नहीं है कि बटोगे तो जो है वो करना है, इकट्ठा हो जाओ, अपने रक्षा के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि विरोधी दल आपको जातियों में बांट रहे हैं। कोई जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई ओबीसी के पीछे पड़ा है। तो ये हिंदुओं को जो जातियों में विभक्त करने का एक साजिश जो है विरोधी दलों के द्वारा किया जा रहा है, वहां पर एकजुट होने की बात हो रही है कि आप एकजुट रहिए और समझ में आज जिसको आ जाए, जिसको आप जो आपको बेहतर लगे, जो दल आपको बेहतर लगे, लोकतंत्र का आशीर्वाद आप उनको दीजिए। कभी किसी ने आपने सुना कि किसी 72 फिरकों में जो मुस्लिम समाज है उसके जातिगत जनगणना की किसी ने बात की कि इनमें भी ये भी जाति होनी चाहिए, ये भी जाति होनी चाहिए, ये भी जाति होनी चाहिए? नहीं करते हैं। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में आगे क्या होगा ये जनता के हाथ में है, लेकिन हरियाणा में लोगों का जो नेगेटिव नैरेटिव का फार्मूला इन लोगों ने दिया था, संविधान, पहलवान, किसान, नौजवान, ये सब फेल हो गया। जो 36 जातियों का इन्होंने समूह बनाया था वो सब फेल होकर एक हो गया। जाट, गुजर, छत्री, ब्राह्मण सारे एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सरकार बनाने में हमारा सहयोग किया। और आने वाले दिनों में भी इन लोगों का जो भी नेगेटिव नैरेटिव है वो हर चुनाव में फेल होगा, चाहे 9-10 चुनाव यहां होने हैं, या महाराष्ट्र का चुनाव है, या झारखंड का चुनाव है। चलिए ठीक है, सब जगह ये फार्मूला लागू रहेगा और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। रविंद्र सिंह जी, फार्मूला हर जगह लागू रहेगा, अश्विनी शाही जी ने कह दिया, तो फार्मूला लागू होगा तो खेला होगा। तो इस खेले में क्या सपा खलल डालेगी या डाल पाएगी? कोई रणनीति है ऐसा? खलल असल में जनता डालती है। जनता ने ऐसा खलल डाला था लोकसभा चुनाव में, सारे हिंदू धर्म स्थलों पे हार गए। अयोध्या जी रहा हो, चित्रकूट जी रहा हो, नासिक जी रहा हो जहां उज्जैन है, रामटेक जी रहा हो, रामेश्वरम जी रहा हो, उसी में सुल्तानपुर बस्ती भी आता है। जितने भी श्रावस्ती भी, जितने भी हिंदू धर्म स्थल थे सब जगह हार गए। तो जनता ने खलल डाल दिया। अब रहेगी बटोगे तो कटोगे, मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक होता है और भारतीय जनता पार्टी आपस में ही बांटती है और काटती है। प्रोफेसर बलराज माधोक से शुरू होता है और आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी तक आता है। पहले बांटते हैं फिर काटते हैं। तो ये बटना कटना, योगी जी को अगर बटना कटना सफल रहा होता तो योगी जी सारे चुनाव में हराते थोड़ी रहते। 19 में हरा दिए, मतलब 74 सीट घटा के लाके 33 कर दिया, 312 सीट घटा के लाके 255 सीट कर दिया। तो अगर बटोगे कटोगे उनका सांप्रदायिक उद्देश्य रहा हो या जातियों को इकट्ठा करने का रहा हो। अब भारतीय जनता पार्टी कहती भाई हम जातियों की बात नहीं करते हैं। अकेली भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा जातीय प्रकोष्ठ हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हैं
अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अंदर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हैं। अब ये कहेंगे अब जातियों नहीं बटेंगे। अब जो पूरे विश्व में डेमोक्रेसी में नहीं हुआ वो हमारे वहां हो गया। प्रधानमंत्री जी ने अपनी जाति बता दी, मुख्यमंत्री जी ने अपनी जाति बता दी, तो ये तो खुद ही बढ़ते कटते रहते हैं। अब खलल जनता ने डाल दिया है। जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जो महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, जो झारखंड में चुनाव होने हैं, वहां भी जनता खलल डालने के लिए तैयार बैठी हुई है। जनता खलल डालेगी, सपा कोई रणनीति नहीं बनाएगी क्योंकि जनता समझती है, और ऐसा रविंद्र जी का कहना है। लेकिन बिना रणनीति के तो काम होगा नहीं। डॉक्टर आलोक सोती जी, रविंद्र जी कितना हो कहें, लेकिन पार्टी तो रणनीति बनाएगी कि बंटोगे तो कटोगे को फेल करने के लिए कुछ जरूर सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला या कुछ अन्य फार्मूले लाए जाएंगे। क्यों, क्या लगता है आपको? क्या जनता पर ही छोड़ देगी या कुछ फार्मूले लाएगी? और अगर जो फार्मूले लाएगी तो कौन सा फार्मूला ला सकती है? डॉक्टर आलोक सोती। जी डॉक्टर आलोक सोती, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए अश्विनी शाही जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जी यथार्थ सत्यता है। मेरी आवाज आप तक पहुंच जी रही है? जी 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 आ रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी 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 आ रही है। हाँ, देखिए ये सत्यता है भारतीय राजनीति के कि जो भारतीय राजनीति में जो परिस्थितियां हैं आपके पास, जिसमें आप चुनाव लड़ते हैं, वो जाति आधार पे भी लड़ते हैं और धर्म आधार पे भी लड़ा जाता है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर नॉर्थ इंडिया को देखें तो वहां पे जो है जातियों में बटा हुआ प्रांत है। तो ऐसे में आप अगर बहुत बारीकी से देखें तो 2014 और इसको अगर ध्यान देखें तो बीजेपी ने सिर्फ एक काम किया था कि जातियों से ध्यान हटा के उसको जो है वो धर्म पे ले आया, यानी कि आप चीज को आगे बढ़ाया और उसको राष्ट्रीयता से उसको दिया था और सफलतापूर्वक उन्होंने 2 लोकसभा के चुनाव देते हैं। लेकिन जो तीसरा चुनाव हुआ 2024 में, वहां पे बीजेपी की रणनीति उतनी सफल नहीं हुई जितना विपक्ष की रही। उन्होंने फिर से जातियों को बांटने का सफलतापूर्वक काम किया और जिसकी वजह से आपने देखा इतनी विपक्ष को सीटें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मिली हैं। तो अब ये बात जो है बीजेपी के रणनीति का साफ तरीके से समझ गए हैं, तो वो बिल्कुल खुल के मैदान पे आ गए हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जातियों को इंटैक्ट करके एक तरह से उनको जो है एक एकत्र करके जो है चुनाव लड़ा जाए, और वही हरियाणा में हुआ और उसकी उनको सफलता भी मिली। तो जाहिर सी बात है, फार्मूला एक है, सारी पार्टियां जानती हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, दोनों की यही कोशिश रहती कि किसी ना किसी तरकीब से इसको किया जाए। तभी आपने देखा था एक परसेप्शन बनाया था विशेषकर राहुल गांधी जी ने, और उसको बांटने का तरीका बहुत सिंपल था कि उन्होंने जो है संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में है, इन सब बातों को उन्होंने लेकर उसको उठाया और बड़ी सफलतापूर्वक जो है वो उस फार्मूले को वो इम्प्लीमेंट कर ले गए। बीजेपी उस समय समझ नहीं पाई, उनके पास अपने अलग गुमान था, उनके पास ऐसा था कि जैसे उनको 400 सीटें हैं और जो उनके जो पॉलिटिकल जो सहयोगी हैं आरएसएस, उसको भी उन्होंने जो है ढंग से कैटर नहीं किया था जिसका देखा था। लेकिन अभी देखिए हरियाणा के चुनाव में आरएसएस का बड़ा अच्छा एक रोल रहा। गांव-गांव गए उनके वर्कर और उन्होंने इस बात को कहने में सफल हुए कि आप के जो आपका जो संवैधानिक हक है, जो आरक्षण है, वो खत्म नहीं किया जा रहा है और आप लोग को एकजुट रहना पड़ेगा। बाकी आपने देखा कि हमेशा देश में सांप्रदायिक तनाव तो रहता ही है। अभी हाल ही में आपने देखा उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके की घटना बहराइच में है, तो इसका भी ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको लग रहा है कि इस समय जो विपक्ष है बहुत ही शांत बैठा हुआ है, अभी कोई ऐसी विशेष नीति नहीं बना पा रहा है कि जिसके द्वारा जो है फिर से वो पीडीए का एक फार्मूले को इफेक्टिव रूप से इम्प्लीमेंट कर सके, जो कि उसने जो है लोकसभा के चुनाव में किया था। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अश्विनी शाही जी, देखिए
9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उनमें से 4 सीटें सपा के खाते में थी। सीसामऊ, फूलपुर, माफ कीजिएगा, करहल। अगर जो हम बात सीसामऊ की करें तो यहां पर मुस्लिम 45% है और एससी 16%। लोकसभा चुनाव में अगर जो देखा जाए तो जो एसटी और एससी वर्ग था, एक संविधान दिखा करके कि ये फिर आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो विपक्ष ने काफी सीटें अर्जित कर ली। इसका इम्पैक्ट रहा है अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजातियों में। अब इस समय क्या स्थिति है, इस रणनीति को, विपक्ष के इस रणनीति को किस तरह से काटेंगे आप लोग? क्योंकि जो अभी ये वर्ग है, एससी एसटी वर्ग, ये उतना पढ़ा लिखा नहीं है, इनको सीधी सीधी बातें समझ में आती हैं। संविधान बदल जाएगा, ओहो, हो सकता है कि संविधान बदल दे, इसीलिए इतनी सीट की मांग कर रहे थे। इस समय अब क्या स्थिति है दिमाग में? तो उनके अगर जो वही बैठा रहेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। अभी भी देवेंद्र जी, देखिए, 2 चीजें होती हैं। लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दे पे लड़े जाते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दे पे लड़े जाते हैं। और अभी डॉक्टर आलोक सोती जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जातियों का वो भ्रम हटाकर सबको एक करने का काम किया था, तभी जो है 2014, 2019, 2022 में हम लोगों को इतनी अच्छी सफलता मिली, 17 में भी मिली हमको। लेकिन ये इस लोकसभा चुनाव में बटे हैं ना जाति। लेकिन मैं वही आ रहा हूँ। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में कुछ भ्रम, मैंने पहले नेगेटिव नैरेटिव कहा, कुछ भ्रम फैलाया गया। खटाखट 85-100 मिलेंगे, संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन जो है आपका समाप्त कर दिया जाएगा। ये जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, 5 तारीख को जनता पहुंच गई खटाखट 85-100 रुपए लेने कांग्रेस के दफ्तर। और वो भी कौन पहुंचा? अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिसको कहा गया था, जिसके घरों पे पर्चे बांटे गए थे। ओबीसी समाज के लोग, जिनके घरों पर पर्चे बांटे गए थे। उन दलित समाज के लोग जो पर्चे बांटे गए थे जिनके घरों पर। लेकिन वहां पर 85-100 रुपए नहीं मिले। बताया गया, अरे हमने तो कहा था सरकार बनने के बाद। बाकायदा पहली बार हुआ था इस देश के चुनाव में कि सिग्नेचर करके किसी राष्ट्रीय दल ने दस्तखत करके, चाहे भले ही अध्यक्ष न रहे हो राहुल जी, उन्होंने दस्तखत करके अपने, और खड़गे साहब के दस्तखत से जारी किया गया था पत्र। वो किस तरीके से बटे थे, किस तरीके से जो है यहाँ पर एनजीओ और सबकी सहायता लेकर, ये बहुत बड़ा एक शोध का विषय है कि वो कागज बट गए। तो वो नेगेटिव नैरेटिव फेल हुआ। दूसरा, जो रिजर्वेशन के लिए फैलाया गया, उसमें कुछ हमारे नेताओं ने भी पलीता लगाया। उसका वो फल भोग रहे हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि सब राम जी का सारा, हम हार गए चुनाव। तो भाई, काठ की हांडी एक बार चढ़ गई। समाजवादी पार्टी के अयोध्या नरेश चुनाव जीत गए, जो जिनका बेटा जो है अपहरण का मुकदमा उसके खिलाफ है। तो समाजवादी पार्टी उसी पर गदगद है उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस जो है इनके पीछे पीछे चलकर पिछलग्गू बनकर उत्तर प्रदेश में, तो वही है। उत्तर प्रदेश क्या, अभी जम्मू कश्मीर में देखिए पिछलग्गू है, स्टालिन के पीछे है, सोरेन जी के पीछे है। हर जगह कांग्रेस की स्थिति वही है। 2-3 ये राज्य छोड़ दिया जाए जहां पर उनकी सरकारें हैं, वहां भी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो सारी चीजें अब जनता के समझ में आ गई कि ये सब झूठ बोल रहे थे, ये कालनेमी थे। ये समझ में आ गया कि अब जो है कुछ नहीं होने वाला है इन लोगों से। भाजपा ही हमारे लिए अच्छा विकल्प हो सकती है, मजबूत विकल्प हो सकती है। ये गलत वादे नहीं करते हैं। इनका जो गारंटी है वो गारंटी पर भरोसा है। अनाज देने के लिए कहे तो 19 से अभी तक अनाज दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड जो है हमारा बना है, टीके हमारे 100-200 करोड़ लोगों के लगवाए इस सरकार ने। बाकी तो इन लोगों ने भाजपा के टीके बनाए और अभी तक उसके लिए गलतफहमी फैला रहे हैं। जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाया है। अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अभी किसी कोर्ट में डांट लगी है कि टीका नहीं होता तो कोई नहीं बचता। तो ये सब नेगेटिव नैरेटिव आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से
जनता ने सब जान लिया और उसको फेल कर दिया। और आगे आने वाले चुनाव में, और ज्यादातर अभी तो 27 का चुनाव ज्यादा दूर है, लेकिन ये जो 9 सीटों का चुनाव है इसी में आपको दिख जाएंगे। जो 4 सीटों की आपने बात की और उसमें आपने सीसामऊ का नाम लिया, राकेश जी हमारे वहीं से एमएलए थे, भाजपा की सीट थी वो। उसके बाद वहां पर वो जीतना शुरू हो गए हैं लोग। बदलेगा, 4 सीटें थी, अब समाजवादी पार्टी तो आज स्थिति में है कि 4 हमारी रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, इस स्थिति में आज आकर खड़ी हो चुकी है। रविंद्र जी, 4 सीटें आपकी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, अश्वनी शाही जी कह रहे हैं। एक संतोष होता है, शुतुरमुर्गी संतोष, उसमें जीना चाहिए। अगर नहीं जिएंगे तो आत्मविश्वास बढ़ता नहीं है। ऐसा आत्मविश्वास 80 में 80 का भी था, 400 पार का भी ऐसा ही आत्मविश्वास था। आप पूछ रहे थे, ज्यादा कंसंट्रेट थे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। शुरू से, जब से समाजवादी पार्टी है भारत में, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, उसके बाद क्रमवार चलती रही है, हमेशा जन कल्याण रहा है। जन कल्याण छोड़ के समाजवादी पार्टी और कोई बात करती ही नहीं। बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, उत्पीड़न हो गया, ये तो हमेशा ही रहते हैं और अभी भी है। 2 महीने में, सितंबर अक्टूबर में महंगाई 50% बढ़ गई है। आप भी सफर कर रहे हैं, हम भी सफर कर रहे हैं, शाही जी भी सफर कर रहे हैं उस चीज से। दूसरा विषय रहता है कि भारत में 90% लोग पीड़ित हैं, हर तरीके से पीड़ित हैं। पैसे से भी पीड़ित हैं, नौकरी से भी पीड़ित हैं, शासन प्रशासन से भी पीड़ित हैं, सामाजिक न्याय में भी पीड़ित हैं। वो वर्ग हमारा अब से नहीं, शुरू से लक्ष्य में रहा हमारे। हम उसके लिए काम करते रहे हैं। तो हमारा डिफाइंड रास्ता है, बहुत ज्यादा रास्ते हम बदलते नहीं हैं और ना कभी सांप्रदायिक मोड में जाते हैं। तो जो आपने पूछा था उसका यही उत्तर है कि हमारा जन कल्याणकारी कार्यक्रम होंगे और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फेल है जन कल्याणी कार्यक्रमों में। 19 के वादे नहीं पूरी कर पाई, अभी 24 के वादे रखे हुए हैं। गरीबी में उत्तर प्रदेश जहां नंबर 1 हो रहा है, वहां देश भी नंबर 1 होता चला जा रहा है। तो हम अपने इसी जन कल्याणकारी नीतियों में और सामाजिक न्याय पे चलते रहेंगे। ये जातियां वातियां लेके घूमते रहें और परिणाम बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत दिन तो है नहीं, 23 नवंबर ही तो है। जी धन्यवाद। जी 23 नवंबर ही तो है। अश्वनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए, उसके बाद हम देवेंद्र जी, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। जी, उत्तर प्रदेश जो है गरीबी में नंबर 1 होता जा रहा है, समाजवादी पार्टी के साथी ने भी कहा। इन लोगों की सरकार थी, एक एक्सप्रेस वे बना दिए, अभी तक उस पर से उतरे नहीं है। हमने बनवाया, हमने किया, आधा अधूरा काम छोड़कर ये लोग गए थे। 13 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में, 6 चालू हैं, 2 मिला लिए जाए, एक इनका एक मायावती जी के द्वारा, 2 भी मिला लीजिए, 4 हमारे चालू हैं और 13 मतलब कुल मिला के 13 पर काम चल रहा है। तो 6 चालू हैं और 7 पे काम चल रहा है। कभी इन लोगों ने सोचा भी था क्या इतने बनवा लेंगे? एक बनवा के वो भी कैसे, किसके लिए बनवाया? सफाई के किसानों के लिए बनवाया कि अपने भाइयों के लिए बनवाया, किसके लिए बनवाया वो तो अलग विषय है। लेकिन चलिए, अच्छा चीज किया अखिलेश जी, साधुवाद के पात्र हैं उसमें। आज 40 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, 10 लाख करोड़ के यहां पर चीजें लग चुकी हैं। आप हिंदुस्तान में सबसे बड़े जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरर उत्तर प्रदेश है। ओडीओपी उत्तर प्रदेश में भारत का माइलस्टोन साबित हो रहा है। पहले तो यहां की सरकारें जाया करती थी मुंबई 5 स्टार होटलों में, आओ भाई वो एमओयू कर लो हमसे, कोई तैयार नहीं होता था उत्तर प्रदेश आने के लिए। क्यों? यहां वसूली की सरकार थी, मुख्तार के प्रेशर जाता थे, अतीक के प्रेशर जाता थे लोग, तो वो कैसे आए बेचारे, वसूली हो जाती उनसे। आज बेखौफ आ जाए, 10 लाख करोड़ के लग चुके हैं और लगभग 10 लाख करोड़ का वो शिलान्यास के लिए तैयार है। तो उत्तर प्रदेश गरीब होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के स्किल मैन पावर इजराइल तक जा रहे हैं। इजराइल मांग रहा है कि हमको आप दीजिए। खाड़ी देशों में यहाँ के स्किल मैन पावर की डिमांड हो रही है।
हमारा कौशल विकास में यहाँ पर जो है रोज वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़ता ही जा रहा है। हम गरीब होते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए योगी सरकार ने क्या क्या नहीं किया। हर जगह जो है पहले जिला पूछकर लाइट आती थी, सैफई में आएगी, लखनऊ में आएगी, इटावा में आएगी। अब जिला पूछ के नहीं आती है। कटती है तो प्रदेश में कटती है, रोस्टर में कटती है, नहीं तो पूरे प्रदेश में लाइट आती है। आज जब इनकी सरकार थी तो ये 16-17 हजार मेगावाट नहीं पूरा कर पाते थे। आज 26,000 से ऊपर मेगावाट उत्तर प्रदेश में बिजली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश गरीब होता जा रहा है। अब तो जवाब देना पड़ेगा। जो है जो बनाया जा रहा है ना ये वातावरण, ये जनता समझ चुकी है और वो दिख रहा है कि सारे गुंडे बदमाश साहब उद्योग व्यापार लग रहे हैं। चलिए रविंद्र जी, उत्तर प्रदेश बन रहा है जी। रविंद्र जी, अब आपको तो जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब थोड़ी देर और रुक जाइए, हम आ रहे हैं आपके पास। केंद्र सरकार लोकसभा में बताती है कि जो गरीबी के मापदंड में है उत्तर प्रदेश 27वें नंबर पे है। अब झगड़ा करना चाहिए केंद्र सरकार से। आरबीआई बताती है कि उत्तर प्रदेश ने 7.84 लाख करोड़ रुपया ले रखा, मतलब हर व्यक्ति पे 1,40,000 रुपए बकाया है उत्तर प्रदेश सरकार का, और केंद्र सरकार का 1,60,000। मतलब उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति, हम आप भी 3 लाख रुपए बाकी है। ओडीओपी में कौन से प्रोडक्ट जाते हैं मैं अपने आरटीआई भेज दूंगा। पूरे भारतवर्ष में सबसे जितने भी राज्य हैं सबसे कम निर्यात उत्तर प्रदेश का होता है। कौन सा ओडीपी में है, ओडीओपी में है, बता देंगे अभी जब मैं हटूंगा तब। 40 लाख करोड़ रुपए अंतिम बार बोला था फरवरी में मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद हिम्मत नहीं हुई बोलने की। 40 लाख, फिर जिहादवाद और एनकाउंटर चलने लग गए। वो 40 लाख करोड़ ऐसा जुमला साबित हुआ कि उसमें से अगर ये बता दे 1 लाख करोड़ छोड़ दीजिए, एक फैक्ट्री बता दें कि उस 40 लाख करोड़ में से लगी, और 4 कंपनीज का नाम बता दें जिनका पैसा आ गया। ये जो झूठ की राजनीति है, देखिए गरीब में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, कर्ज में नंबर 1, स्वास्थ्य सूचांक में 27वें नंबर पे, शिक्षा सूचांक में 14वें नंबर पे। ये तो इनके आंकड़े हैं। अब लड़ना हो तो उनसे जाके करिए, नीति आयोग से। और हिरासत में सबसे ज्यादा मृत्यु अपराध, सबसे ज्यादा अपराधी प्रदेश, तो लड़िए जाके एनसीआरबी से, एनएचआरसी से। हमसे लड़के क्या करिएगा भैया? वहां भी सही करा लिए या नाम बदलवा दीजिए। वहां नाम बदल जाए या सही हो जाए तो हम भी वही बोलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ये चाल चुकी है कि हम किन्हीं भी परिस्थितियों में उन्माद में रहेंगे तो लाभ नहीं होगा। बहराइच को लेकर बहुत उन्माद फैलाने का प्रयास किया, लेकिन बगल के ही गांव में उन्माद नहीं फैल पाया। दूसरा, इन्होंने जितना झूठ हो सकता है विकास दिखाने के लिए कलकत्ता का पुल लेके चले आए। 4 इन्वेस्टर समिट कर दिया, राष्ट्रपति महोदया को बुला लिया, प्रधानमंत्री जी को बुला लिया, गृह मंत्री जी को बुला लिया, लेकिन 4 फैक्ट्री का नाम नहीं बता सकते हैं। मोबाइल का बता दिया। मोबाइल का नोएडा में सैमसंग का जो यूनिट लगी है हम लोगों ने लगवाई थी। असेंबलिंग खाली होती है बस। सारे पार्ट और सारे इंजीनियर्स वो कहां से आए हुए हैं? चीन से आए हुए हैं। हमारे टाइम में आए हुए थे। आप एक फैक्ट्री का नाम बताइए, मोबाइल फैक्ट्री जो आपने लगवा दी हो, नोएडा में लगवाई और कहां लगवाई? अभी समय है, गूगल में देख के बता दीजिएगा। अब नोएडा में लगी और कहां लगवाई? तो अब अभी क्या है, मोबाइल हम दुनिया के 3रे नंबर के मोबाइल इंपोर्टर हैं। तो आप कितना झूठ बोल पाएंगे? तो मोदी जी वाली बात, झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोल सकते हो, जहां मिले वहां झूठ बोलो, तो वो फार्मूला नहीं चलेगा। जन कल्याण की बात हम लोग करते रहेंगे, और जनता इतनी समझदार हो गई है, उसमें आप लोग का भी योगदान है जनता की समझदारी बढ़ाने में, कि जनता इतनी समझदार हो गई, अपनी चीजों को समझती है। अब इन्होंने बात कह दिया एक्सप्रेस वे का। एक्सप्रेस वे जो चलते हुए एक्सप्रेस वे हैं उत्तर प्रदेश में केवल 5 हैं। एक बहन जी ने बनवाया था,
और एक अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। 3 एक्सप्रेसवे इन्होंने बनवाया हुआ है। सबसे ज्यादा कर्जदार हमको करते हुए उन एक्सप्रेसवे पे चलिएगा, लखनऊ से चलिए और खाली खाली आप दिल्ली उतर जाइए, 1500 रुपया सर। और अब वो भी हटा रहे हैं, वो अब फास्टैग हटा के GNSS लगा दे रहे हैं कि आपने गाड़ी किया नहीं, 20 किलोमीटर चले नहीं और टैक्स लगना चालू हो गया। और बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, भाई ये तो हमको करना ही पड़ेगा, जबकि हमारे पास एक आदेश है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कि लागत लगने के बाद 30% प्रॉफिट होने के बाद ही हटा दिए जाएंगे। तो अब हटा देंगे, ये तो प्रूफ उसका जो आदेश का पालन हो गया, लेकिन हटा के GNSS लगा दिया कि अगर कोई उस आदेश के समक्ष ये हटा देता है टोल, जो GNSS के तहत उसे लेंगे गाड़ी। एक ट्रक खड़ा रहा अपने स्थान पे 1.5 साल तक और उसमें 1,80,000 रुपए का टोल लग गया। इस चरित्र को समझ चुकी है जनता, उन्माद और झूठ के चक्कर में नहीं आएगी। जी धन्यवाद। एक लाइन का एक जवाब बनता है। जी अगर आपकी अनुमति हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में को गरीबी के दलदल में फंसाने वाले कम से कम साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने माना कि 3 इन्होंने बनाया, हमने 1 बनाया, 1 मायावती जी ने बनाया। भले ही मायावती जी वाले का फीता अखिलेश जी जाकर काटे हो जबरदस्ती, मायावती जी बनाई थी, आज उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि मायावती जी ने बनाया था, फीता अखिलेश जी ने काटा था। ध्यान रहे इस बात का। और इन लोगों ने मान लिया कि 3 हमने बनाया। भाई अभी गंगा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, चित्रकूट एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। ये सारे एक्सप्रेसवे हैं। गोरखपुर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, कानपुर गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पर पेपर वर्क शुरू हो रहा है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर पेपर वर्क चल रहा है। तो ये सारे एक्सप्रेसवे का नाम हमें रटा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि हम गलत बता रहे हैं, सारे हैं। 3.5 करोड़, नीति आयोग कहता है 3.5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो भाई अब आइए गरीबी में गए हैं। सैमसंग की फैक्ट्री इन लोगों ने लगाई, चांद पर भी झंडा समाजवादियों का ही फहरा था पहले। वो अखिलेश जी कहते हैं ऐसा कि चांद पर हम नील आर्मस्ट्रांग नहीं गए थे, हम ही लोग गए थे। तो वो सैमसंग की फैक्ट्री और एप्पल की फैक्ट्री एक लगी है, वो किसने लगवा दिया था? वो भी शायद वो मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में लगी होगी जी, वो भूल गए होंगे, हमको लग रहा है प्रवक्ता जी बताने में। समय कम है और डॉक्टर आलोक सोती जी के पास भी जाना है। डॉक्टर आलोक सोती जी, अपने अपने विकास के दावे तो कर ही रही हैं पार्टियां, बीजेपी भी कह रही है और सपा भी कह रही है कि हमने विकास किया, लेकिन सवाल ये है कि इन जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उनमें किनके दांव पर जनता विश्वास कर सकती है और क्यों? नहीं होते हैं उपचुनाव जो है स्थानीय मुद्दे पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ सीटें जैसे करहल जो सीट है वो माननीय मुलायम सिंह की सीट है, हमेशा उनके या उनके परिवार के साथ रही है। तो जो वहाँ की एक परिपाटी बन जाती है उस तरीके से होती है। लेकिन जो हम अपना अनुभव कर रहे हैं उपचुनाव में कि जो विपक्ष है वो एक बहुत ही मतलब ठंडे बस्ते की तरह चुनाव को लड़ रही है। उसमें कोई अपना एक कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है उसका, जैसे कि एक नॉर्मल उपचुनाव होते हैं। और वैसे भी उपचुनाव में देखा गया जो रूलिंग पार्टी होती है उसका सहयोग, उसके शासन प्रशासन से भी उसको सहयोग मिल जाता है, जिसकी वजह से अटल जी ने भी कहा था कि 10% का हम लोग को इसमें अपर हैंड रहता है। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं हिंदुस्तान में राजनीति की वो समान रूप से दिखाई देती हैं। और लेकिन देखने वाली बात यह है कि विपक्ष इस चुनाव में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है कि चुनाव के जो रिजल्ट होंगे जो सर्वविदित हैं जैसे कि पहले था, उसी के आसपास जो है इस बार आपको देखने को फिर से मिल जाएंगे। जी, उसी के आसपास देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने अमूल्य विचार साझा किए। तो खेला और खलल, खेला करने के लिए बीजेपी तैयार है और उसमें खलल डालने के लिए सपा तैयार है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और खेला और खलल का खेल चलता रहेगा। लेकिन विशेषज्ञों की ये राय है कि चुनाव
जो परिणाम 2022 में आए थे उससे बहुत ज्यादा इतर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष अभी ठंडा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।